प्लीज़ डू लाइक शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गाज़ा के बारे में और जो भारत ने जो शिप भेजा था विस्फोटक से लदा हुआ जो इसराइल जा रहा था, उसको जो है स्पेन ने अलाउ नहीं किया। गाज़ा में लंबे समय से लड़ रहा और दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा इसराइल हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। इस बीच भारत ने इसराइल को हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने हाल ही में इसराइल को हजारों बम की सप्लाई को रोक दी थी, जिसके बाद इसराइल ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने कार्गो जहाज में करीब 27 टन गोला बारूद समुद्री रास्ते से इसराइल भेजा है। भारत के जहाज की चर्चा बीते महीने तब हुई जब स्पेन ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में इसे अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त देने से मना कर दिया। स्पेन ने कहा कि पश्चिम एशिया को शांति की जरूरत है, न कि विस्फोटक की। अब पाकिस्तान से भी इस पर रिएक्शन आया है। चेन्नई से विस्फोटक लेकर इसराइल जा रहे कार्गो मेरियन डेनिका पर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर पाकिस्तान सेना के पूर्व अफसर रक्षा एक्सपर्ट राशिद जंजुआ ने कहा कि भारत का कार्गो जहाज गोला बारूद लेकर इसराइल जा रहा है। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब तकरीबन पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। इसमें यूरोप से लेकर अब तक सभी देश गाजा में शांति की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल के 2-3 मुल्क हैं जो इसराइल की सपोर्ट में है। इसमें एक खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत भी है। जंजुआ ने आगे कहा कि इसराइल से भारत का गठजोड़ पुराना रहा है। इसराइल ने कारगिल के वक्त भारत को ऐसे हथियार तक नहीं दी थी जो उसके बहुत काम आई थी। चीन बॉर्डर पर भी इसराइल के हथियार भारतीय सेना में काम आ रहे हैं, यानी भारत को इसराइल से मदद मिलती रही है। आज ऐसा वक्त आया है कि इसराइल दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा है और उसके पास हथियारों की कमी है, तो भारत ने उसे मदद भेजी है। हालांकि इस कार्गो को इसराइल पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी देश इस वक्त इसराइल के साथ नहीं दिखना चाहता है। स्पेन ने इसी वजह से भारत के कार्गो को रुकने के लिए बंदरगाह पर जगह देने से इनकार कर दिया। सैयद मोहम्मद अली शाह ने इस बहस में कहा कि ये मामला किसी हैरत में नहीं डालता, क्योंकि इसका काफ़ी समय से एक गठजोड़ बना हुआ है। वहीं भारत और इसराइल की सोच भी कई मामलों में मिलती है। दोनों ही मानवाधिकारों को नहीं मानते। भारत ने जो किया है वो दुनिया के सामने आया है, लेकिन ये चौंकाता नहीं है। भारत की ओर से इसराइल को हथियार दिए जाने पर फिलिस्तीन ने भी निराशा जाहिर की है। फिलिस्तीन ने भारत से आग्रह किया कि वह इसराइल को हथियार निर्यात करने के फैसले पर फिर से विचार करे। फिलिस्तीन ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में फिलिस्तीनी लोगों की हत्या में किया जाएगा। ऐसे में भारत निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियार ना भेजे। आइए हम बात करें मालदीव की। मालदीव ने देश में इजरायली नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। गाजा में इजरायली बलों के हमलों पर लोगों के बीच बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए मालदीव की मोहम्मद मुर्सी की सरकार ने देश के कानूनों में बदलाव का फैसला किया है। इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों में ये बदलाव किया गया है। रविवार को मालदीव के गृह मंत्री अली यूसन ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। अली ने बताया, कैबिनेट में आज इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का फैसला किया। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें देश के सीनियर नेताओं और अफसरों को रखा गया है। कैबिनेट ने फिलिस्तीन के संबंध में दूसरे अहम निर्णय भी लिए हैं। इनमें फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA के माध्यम से धन संचय करना, फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के लिए रैली और फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करना शामिल है। मालदीव की कैबिनेट ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन फैसले को ज़मीन पर लागू करने के लिए देश के कानून में कुछ बदलावों की आवश्यकता होगी। देश के गृहमंत्री ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम किया जाएगा और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। मालदीव सरकार की ओर से इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के सांसद मिकेल अहमद नसीम द्वारा पिछले सप्ताह इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आव्रजन अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करने के बाद आया है। नई संसदीय सभा ने पिछले सप्ताह कार्यभार संभाला है। इसकी सोमवार को अपनी दूसरी बैठक आयोजित करने वाली है। मुख्य सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 93 में से 75 सीटों के साथ संसद में बहुमत है। गाजा और अन्य कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में इजरायली हमलों के खिलाफ मालदीव के लोग महीनों से राजधानी माले शहर की सड़कों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इजरायली नागरिकों को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए। मालदीव में हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें इसराइल के करीब 15,000 पर्यटक शामिल हैं। अब बात करते हैं चीन का चंद्र मिशन चांग-ई के बारे में। चीन का चंद्र मिशन चांग-ई 6 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतर गया है। जिस जगह चीन का चंद्रयान उतरा है वह चांद का दूरस्थ इलाका है। इस मिशन के साथ ही चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चांग-ई 6 चांद के दक्षिण ध्रुव के एटकन बेसिन क्रेटर पर उतरा। यह क्रेटर अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा क्रेटर है। चांद की सतह से नमूने लेकर आएगा चांग-ई 6। चीन अपने चंद्र मिशन के जरिए चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह से नमूने इकट्ठा करके लौटेगा। चीन के चांग-ई 4 मिशन ने साल 2019 में पहली बार चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। अब चांग-ई 6 मिशन के जरिए चीन चांद की सतह से करीब 2 किलो नमूने भी लेकर आएगा।
चांग 6 के लैंडर में ड्रिल करने और फिर वहां से नमूने उठाने के लिए मैकेनिकल आर्म लगाई गई है। चीन का यह मिशन 53 दिन का है और इसे 3 मई को लॉन्च किया गया था। चीन का यह मिशन इस मायने में भी खास है क्योंकि इसने चांद के उस हिस्से पर लैंड किया जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहा है और यहाँ कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के नमूनों से वैज्ञानिक तौर पर अहम जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। नमूनों के परीक्षण से इस बात का खुलासा हो सकता है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा है और ये अमेरिका और रूस के मुकाबले करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम सैन्य उद्देश्यों के लिए हो सकता है। चीन ने साल 2030 तक चांद पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य तय किया है। अमेरिका भी चांद पर साल 2026 में फिर से मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है। ये हम बात करते हैं यूएन में हमारे परमानेंट राजनयिक रुचिरा काम्बोज के बारे में। एक कामयाब राजनयिक के रूप में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत नियुक्त हुई रुचिरा काम्बोज आज सेवानिवृत्त हो गई। 3.5 दशक से अधिक लंबी विदेश सेवा के बाद रिटायर हुई काम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मुखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। बिजनेस की दुनिया में कामयाब शख्सियत दिवाकर काम्बोज के साथ शादी करने वाली रुचिरा एक बेटी की मां हैं। रुचिरा ने संयुक्त राष्ट्र से राजदूत के रूप में रिटायरमेंट की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। 60 वर्षीय वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा काम्बोज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, असाधारण वर्षों अविस्मरणीय अनुभवों के लिए भारत का धन्यवाद। 37 साल पहले साल 1987 में सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और इसी साल विदेश सेवा बैच की टॉपर रही। रुचिरा काम्बोज ने 2 अगस्त 2022 को भारत का स्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पदभार संभाला था। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए कई बार सुर्खियों में रही रुचिरा ने जब सेवानिवृत्ति का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिली। अलग अलग क्षेत्रों के पेशेवर पूर्व राजदूतों से लेकर आम नागरिकों ने भी रुचिरा को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी, जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी। रिटायरमेंट वाली पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर रोहित बंसल ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा, 37 वर्षों की सेवा के दौरान शालीनता दृढ़ता दिखाई, आपका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोलने वाली काम्बोज ने 1989 से 91 तक फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में काम किया। पेरिस में अपनी कूटनीतिक यात्रा शुरू करने वाली काम्बोज ने कई देशों में नौकरशाह के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दी। काम्बोज पहली बार 2002 से 2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में पहुंची। काम्बोज ने पूरे करियर में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व संकट सहित कई संवेदनशील मुद्दों में भारत का पक्ष रखा। भारतीय मिशन के मुताबिक काम्बोज ने राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन में भी सेवाएं दी हैं। यहाँ उन्हें महासचिव के कार्यालय के उप प्रमुख के रूप में काम किया है। 2011 से 14 तक काम्बोज भारत की प्रोटोकॉल प्रमुख रही हैं। इस पद को संभालने वाली पहली और एकमात्र महिला होने का गौरव भी काम्बोज के पास है। यूनेस्को के पेरिस कार्यालय में भी 3 साल के शानदार कार्यकाल के दौरान उनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। मई 2014 में विदेश मंत्रालय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। विशेष कार्य पर नई दिल्ली बुलाई गई रुचिरा ने सार्क देशों और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति वाले कार्यक्रम का सफल निर्देशन किया था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।